हेलो, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? हमारा टॉपिक है अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. इट इज जस्ट ए बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है. माई सेल्फ डॉक्टर पी के सिंगल, और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पंडित सिंगल सर पर. तो आइए स्टार्ट करते हैं. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. दिस इज चैप्टर नंबर 4 इन सीबीएसई एंड इन टर्म्स ऑफ आईसीएसई इट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लास्ट और सेकेंड लास्ट चैप्टर. सो क्लास 9-10 को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को लेकर. तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन के बारे में. कार्बन, अगर हम लोग बात करते हैं अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में कार्बन बेटा मिलता है 0.02%, यानी काफी कम. और अगर हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेयर में कार्बन मिलता है 0.03% इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अर्थ क्रस्ट में कार्बन आपको कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के फॉर्म्स में ज्यादा मिला करता है. कार्बन में ऐसी क्या खास बात है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन, द सिंबल इज C, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12. बहुत ही बेसिक बात है. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 6 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4. आउटरमोस्ट शेल, इट मींस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा 4. ईच एंड एवरी एलिमेंट वांट टू स्टेबलाइज इटसेल्फ. हर एक एलिमेंट खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है. एंड हाउ टू डू इट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कैसे वो किया जाता है. हर एक एलिमेंट अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्यूपाई करना चाहता है. ईच एंड एवरी एलिमेंट वांट टू ऑक्यूपाई द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है ना, बाय दिस वे. सो कार्बन के बारे में अगर बात करें तो कार्बन से पहले बेटा आता है हीलियम, if I am talking about the noble gases, and after carbon it comes neon. Helium is 2, neon is 10. It means if this carbon with atomic number 6 want to achieve the configuration like helium, it means this carbon need to lose 4 electron. इसका मतलब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे. It means carbon need to release 4 इलेक्ट्रॉन. 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे. अगर 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन देता है, सपोज करते हैं कार्बन है 2,4, आपने इसको एनर्जी दी, क्योंकि एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए. एनर्जी देकर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, और लूज करने के बाद कार्बन ऑक्यूपाई +4 चार्ज. And the configuration of carbon will be 2 like helium. But problem is this beta, कि the energy required to release 4 consecutive electron, जो एनर्जी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन को एक के पीछे एक निकालने के लिए, this energy is very high. ये जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा है, very high. प्रैक्टिकली आप इतनी ज्यादा एनर्जी दे नहीं पाएंगे. यानी ये ऑप्शन ठीक नहीं है कार्बन के लिए. नॉर्मली ये ऑप्शन अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इफ कार्बन वांट टू अचीव द कॉन्फ़िगरेशन लाइक हीलियम. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नियोन, अगर इसको नियोन के पास जाना है, 6 से 4 पर पहुंचना है, 6 से 4 यानी कार्बन वांट टू टेक 4 इलेक्ट्रॉन. तो अगर कार्बन ने इट मींस कार्बन नीड to take 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन को लेने पड़ेंगे. अगर कार्बन बेटा 4 इलेक्ट्रॉन लेता है विद द कॉन्फ़िगरेशन 2,4 एंड टेकिंग 4 इलेक्ट्रॉन एंड बिकमिंग कार्बन 4-. सो अगेन अगर मैं बात करता हूं बेटा प्रोटॉन यहां पर कितने हैं कार्बन के पास, यू नो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, सो यू विल से, सो प्रोटॉन इज 6. And in this electron is also 6. But here if we are talking about proton, again 6, but after taking 4 electron, the
number of electron in this carbon will be 10. क्लियर है? अब यहां पर बेटा आप देखिए कि कार्बन के न्यूक्लियस के पास 4 प्रोटॉन है एंड नीड टू होल्ड 6 इलेक्ट्रॉन. 6 प्लस 6 माइनस, it is very easy to manage, but here in this case it is very difficult to hold 10 electron by 6 proton. न्यूक्लियस का जिम्मेदारी होता है कि जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में बैठेंगे. न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन है, यानी पॉजिटिव का चार्ज 6, नेगेटिव चार्ज 10. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स बाई 6 प्रोटॉन. तो प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल काम है. प्रैक्टिकली एलिमेंट ऐसा करते नहीं है. इट मींस दिस कार्बन नाइदर लूज इलेक्ट्रॉन नॉर गेन इलेक्ट्रॉन. कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है ना कार्बन इलेक्ट्रॉन को ले सकता है. इट मींस कार्बन आयोनिक या फिर आप बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता. कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज इट कैन नॉट लूज और इट कैन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन. सो इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? तो इसका मतलब कार्बन को कुछ और डिफरेंट टाइप का केमिकल बॉन्ड बनाना चाहिए. वो जो डिफरेंट टाइप का बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है. कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड. Covalent bond is a type of bond, is a type of chemical bond formed by mutual sharing of electrons. This is the perfect line what you can write for a covalent bond. So covalent bond mutual sharing of electron की वजह से बनने वाला bond है. चलो कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं. For example, I am talking about hydrogen molecule. So in this hydrogen molecule actually 2 hydrogen is participating. The number of valence electron in hydrogen everybody knows, that is 1. It means hydrogen is monovalent. So hydrogen want to occupy the nearest noble gas configuration, that is helium. hydrogen के सबसे पास कौन है? हीलियम है. अब ये हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे और ले तो नहीं सकता है, तो ज्यादा अच्छा होगा कि ये आपस में ही इन दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लें. दिस इज द शेयर्ड एरिया वेयर. तो शेयर्ड एरिया होने की वजह से क्या हो रहा कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अब दोनों हाइड्रोजन यूज कर पा रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसको नॉर्मली हम इफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एंड अनदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इसका है एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बना. सो यहां पर हम इस बॉन्ड को बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. सिंगल covalent bond. Similarly, if we are talking about oxygen molecule, O2 molecule, so oxygen आप लोगों को पता ही है ऑक्सीजन क्या होता है. यहां पर देख लीजिए ऑक्सीजन 8, so configuration 2,6. It means outermost shell contains 6 electron. So oxygen contain 1, 2, 3, 4, 5, 6 electron. Another oxygen again 1, 2, 3, 4, 5, 6 electron. तो ये ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ये ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए. सो दिस ऑक्सीजन विल टेक दीज 2 इलेक्ट्रॉन, दिस ऑक्सीजन विल टेक दीज 2 इलेक्ट्रॉन. तो यहां पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर बनने वाला है. तो इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बेटा. एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहां पर हम बोलेंगे ये है एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड. यहां पर एक वर्ड आता है बेटा कोवेलेंसी.
कोवेलेंसी होता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विच कैन बी फॉर्म्ड बाय ए सिंगल एटम इन अ मॉलिक्यूल। कितने कोवेलेंट बॉन्ड एक एटम मॉलिक्यूल के अंदर बना पा रहा है। जैसे हाइड्रोजन के लिए कोवेलेंसी में क्या बोलूंगा 1, ऑक्सीजन के लिए कोवेलेंसी क्या बोलने वाला हूं 2। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2, तो नाइट्रोजन के लिए आप देखिए कि नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 के साथ कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,5। इट मींस नाइट्रोजन आउटरमोस्ट शेल कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। सो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस नाइट्रोजन नीड 3 इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग। तो नाइट्रोजन यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं, अभी क्लियर हो रहा है पॉइंट। तो नाइट्रोजन अभी नाइट्रोजन के सर्किल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरा नाइट्रोजन के सर्किल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितना कोवेलेंट बॉन्ड बन गया बेटा 1 2 3। इट मींस यहां पर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है। कैसा है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यानी अगर मेरे से नाइट्रोजन की कोवेलेंसी पूछेंगे तो बोलूंगा कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितना है 3 है। सो बाय दिस वे वी कैन एक्सप्लोर वन मोर एग्जांपल, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अमोनिया NH3। सो नाइट्रोजन यू नो, नाइट्रोजन 7 कॉन्फ़िगरेशन 2 5, हाइड्रोजन 1 कॉन्फ़िगरेशन 1। इट मींस नाइट्रोजन यहां पर आप देख रहे हैं आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 5। So 1 2 3 4 5। Similarly हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1। तो हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन ने बनाया। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो तीनों हाइड्रोजन से लेगा ये, अल्टीमेटली NH। और यहां पर आप देख रहे हैं ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्ड नहीं बनाया ये बचा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन्स विच आर टेकिंग पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन्स विच आर टेकिंग पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज bonded pair of electron, and the electron which has not been participated in a covalent bond formation but it is available with the central atom, it is known as lone pair of electron, lone pair of electron। इसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे और इन तीनों को बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। यहां नाइट्रोजन के बारे में अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन का कोवेलेंसी कितना है 3 बॉन्ड बनाया, तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 है। और हाइड्रोजन ने क्योंकि हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन की कोवेलेंसी 1 है यहां पर। सो आई थिंक ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे एक्सप्लोर करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। Characteristics of covalent compound, characteristics of covalent compound के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम बोलते हैं कि mode of formation। mode of formation क्या है, यानी किस तरीके से बनता है। तो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में लिखा है कि mode of formation है म्यूचुअल sharing of electrons, one or more electron from both the side। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं स्टेट की, यानी कोवेलेंट कंपाउंड नॉर्मली किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए कोवेलेंट कंपाउंड ज्यादातर मोस्ट ऑफ वो रहेंगे सॉलिड, मोस्ट ऑफ रहेंगे गैस। जैसे आप एग्जाम्पल्स हो सकते हैं CO2, SO2, NH3, O2, N2, H2, Cl2, बहुत सारे एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं। सॉलिड भी मिलते हैं काफी कम, सॉलिड में आयोडीन आपको क्रिस्टल फॉर्म में मिल सकता है। ग्रेफाइट कार्बन जो है, ग्रेफाइट आपको मिल जाएगा, कार्बन का एलोट्रॉप है। सिमिलरली डायमंड आपको मिल जाएगा, सल्फर आपको मिल जाएगा, एसिड, ये सब आपको सॉलिड स्टेट में मिल सकते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड है। लिक्विड स्टेट में भी आपको मिलता है ब्रोमीन, रेडिश ब्राउन लिक्विड की फॉर्म में आपको ब्रोमीन भी कोवेलेंटली मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूं
कि इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है। तो नॉर्मली मुझे बोलना चाहिए कि इनका आयोनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों होता है? देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करता हूं बेटा, चलो यहां पर ऐसा देखते हैं, H2, सो दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दिस वन इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक्चुअली ये वाला जो बॉन्ड है ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है, आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, ये बहुत कमजोर होता है, ये वीक होता है, ये बहुत कमजोर है। और जब हम बॉयल करते हैं किसी को या मेल्ट करते हैं तो मॉलिक्यूल को थोड़ी ना तोड़ते हैं हम लोग, बेसिकली हमें ये कमजोर वाला बॉन्ड तोड़ना होता है। और ये इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन द कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होगा वो बहुत कमजोर होगा, ये बहुत कमजोर होगा, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? बड़े वीक हो जाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी रहेगी, या तो आप नन बोल सकते हैं या वेरी लो बोल सकते हैं, लगभग ना के बराबर। हाँ, ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करता है, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कर सकता है, अभी बताऊंगा कैसे कर सकता है। लेकिन नॉर्मली हमें बोलना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं करते हैं, या बोलना चाहिए बहुत ही कम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, इनके पास फ्री आयंस होते ही नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कर ही नहीं पाते हैं। इनके पास फ्री आयंस होते नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं कर पाते हैं। इसको सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी नॉर्मली हम बोलते हैं या जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर या इन पोलर सॉल्वेंट, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल वगैरह वगैरह में ये डिसॉल्व हो सकते हैं। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है बेटा। एक्सेप्शन क्या है? जैसे इथेनॉल एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इथेनोइक एसिड कोवेलेंट कंपाउंड है, ग्लूकोज कोवेलेंट कंपाउंड है, अदर कार्बोहाइड्रेट C12H22O11 जिसको आप केन शुगर या चीनी के नाम से जानते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड है। ऑल दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। आपको पता ही है प्रैक्टिकली ये सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी में हम ये बोल सकते हैं कि इनका जो रेट होता है, स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी लो। रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। क्यों? क्योंकि आयंस तो प्रेजेंट है नहीं, तो इनकी जो रिएक्शंस होती है बेटा वो होती है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को ये फॉलो करते हैं, और मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हमेशा स्लो रिएक्शंस होती है। जैसे, और मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए ऐसा भी बोला जाता है कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है नॉर्मल केस में। जैसे हमारे पास CH4 है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में, देन यू आर गेटिंग CH3Cl प्लस HCl। नॉर्मली हम ये बोलेंगे कि ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, एक डायरेक्शन में पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगी, यानी सारे के सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल यहां पर खर्च नहीं हो पाएंगे। सो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, दिस इज द केमिकल रिएक्टिविटी। तो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए होंगे कोवेलेंट कंपाउंड के। अब मैं आपको एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन के बारे में बता रहा हूं। देखिए, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स बोलते किसको है बेटा? इफ द सेम एलिमेंट अकर इन डिफरेंट
structural form, then that different type of substances are known as allotrope. एलिमेंट सेम होगा, जैसे यहां पर अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो बेटा एक होता है डायमंड, ये भी कार्बन से बना है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक है आपके पास ग्रेफाइट, ये भी सिर्फ कार्बन से बना है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक है आपके पास फ्लोरीन, ये भी कार्बन का बना हुआ होता है। अब अगर हम डायमंड के बारे में बात करें तो ऑल्दो वी नो दैट द कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, इट मींस कार्बन कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो कार्बन सपोज करते हैं हम इसको, हम कार्बन इस डॉट को कार्बन मान रहे हैं, तो कार्बन इज अटैच्ड विद अदर कार्बन इन दिस फॉर्म, दिस इज कॉल्ड अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर when each carbon is surrounded with 4 other carbon through covalent bond। अब बिल्कुल इसी पैटर्न पर अगर हम इसको स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएं तो हर कार्बन बेटा इसी टाइप के पैटर्न को शो करता रहेगा। द कार्बन विल शो द सेम काइंड ऑफ पैटर्न like this way, and we will be having a different type of 3-dimensional structure. We will be having a 3-dimensional structure for diamond। तो डायमंड के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं, इसके जितने भी होंगे सब टेट्राहेड्रल फॉर्म आपको दिखाई देंगे। डायमंड के लिए आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे सबसे पहली बात हार्डेस्ट नेचुरली नोन सब्सटेंस, ये नेचर में मिलने वाला सबसे ज्यादा हार्ड नेचुरली नोन सब्सटेंस माना जाता है। 3D कोवेलेंट नेटवर्क इसके अंदर मिलता है। स्ट्रक्चर इसका जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है इसके अंदर। और अगर हम ये पूछें कि भैया डायमंड को आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कार्बन जो नेचर में मिलने वाला कार्बन है उसके ऊपर वेरी वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी वेरी हाई टेम्परेचर अगर अप्लाई किया जाए देन यू कैन कन्वर्ट कोयला इनटू डायमंड। आप कार्बन को डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डायमंड आपको आर्टिफिशियली मिलेगा इस मेथड के थ्रू, उस डायमंड का साइज छोटा होगा, उस डायमंड का साइज छोटा होगा, लेकिन उस डायमंड का जो 100% प्रॉपर्टी जो रिजेंबलेंस है वो एक्चुअल डायमंड जैसा ही हो गया। आप उसके बाद उसको क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। तो डायमंड के लिए इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, आयंस तो होते ही नहीं है इनके पास, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका बहुत ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है अगर कोई लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो उसका रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से करेगा, चमकदार इसलिए लगता है ये। तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। अगर मैं ग्रेफाइट के बारे में बात करता हूं तो ग्रेफाइट में बेटा होता क्या है कि कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच तो रहेगा लाइक दिस वे। ये कार्बन्स बना रहा हूं, ये सभी डॉट आप कार्बन एज्यूम करें। लेकिन हर एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी होगा। ये कैसे होगा? सोचिए, कार्बन के पास कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब हर एक कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन तो बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं कर रहा है। दैट इज वाई ईच कार्बन इज अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन। ईच कार्बन इज अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन। यहां पर तो हर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच था, यहां पे हर एक कार्बन 3 दूसरे कार्बन से कोवेलेंटली अटैच होगा और हर एक कार्बन के पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे बेटा। ईच कार्बन विल कंटेन दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन चाहे तो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड फर्दर बना सकते हैं। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड फर्दर बना रहे हैं तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अगर नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये यहां पर एक रेजोनेंस का कंसेप्ट है जो 10th में हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं जिसके बारे में। ऑल्दो यहां पर ये जनरल स्ट्रक्चर है, एक हेक्सागन जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम हेक्सागन
एरे बोलते हैं, हेक्सागन एरे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का मिलेगा। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर हम पूछते हैं कि भैया ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि ग्रेफाइट के लेयर स्ट्रक्चर मिलते हैं। जैसे एक लेयर ग्रेफाइट की ये बन गई पूरी की पूरी, फिर उसके नीचे एक और लेयर, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, ऐसे करते करते लेयर स्ट्रक्चर आपको ग्रेफाइट का देखने को मिलता है। ऐसे करके लेयर स्ट्रक्चर मिलेगा। अब इस लेयर स्ट्रक्चर में ये जो बॉन्ड्स विद इन द लेयर मिलते हैं, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बेटा, लेकिन जो बॉन्ड डिफरेंट लेयर के बीच बीच में मिलते हैं, यहां पर एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरा, ऐसे ऐसे थाउजेंड्स ऑफ लेयर मिलती हैं। जो लेयर्स के बीच वाले बॉन्ड होते हैं, दीज बॉन्ड्स आर वेरी वेरी वीक बॉन्ड, इसीलिए ये वाले बॉन्ड आसानी से टूट सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स जो ग्रेफाइट की होती हैं उनके बीच वाले बॉन्ड बहुत कमजोर बॉन्ड होते हैं। वैसे उनको हम वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोलते हैं, वीक वंडरवाल बॉन्ड बोलते हैं। दीज बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजिली, इसलिए ग्रेफाइट की यूटिलिटी कई और चीजों में भी है। जैसे आप ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ग्रेफाइट को लेड पेंसिल, जो बच्चे लिखते हैं ना लेड पेंसिल, तो ग्रेफाइट को लेड पेंसिल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ग्रेफाइट का स्लिपरी और सोपी जैसा टच होता है, यानी अगर आप ग्रेफाइट को टच करते हैं तो एक स्लिपरी टच मिलेगा, थोड़ा सॉफ्ट होता है, यानी डायमंड के कंपैरिजन में ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात कि ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट, जिसको आप फ्यूजन टेम्परेचर भी बोल सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट ग्रेफाइट का डायमंड से ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट ग्रेफाइट का डायमंड से ज्यादा होता है। So these are the common points which you have to memorize or you have to understand upon graphite as well as for diamond. फ्लोरीन का जो जनरल स्ट्रक्चर हम लोग को समझ में आया, उसमें 60 कार्बन हम लोग को मिलते हैं, इसलिए C60 फ्लोरीन को बोलते हैं। फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर, मैं कोशिश करता हूं कि स्क्रीन पे आपको दिख जाए। फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है फ्लोरीन का, लेकिन हाँ, इसकी हम बहुत ज्यादा अभी तक यूटिलिटी के बारे में या एप्लीकेशंस के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे बकमैन करके, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उनके नाम से ही इसका नाम रखा गया है। सो दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ एलोट्रोप ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। तो यहां पर हम इस बात को समझ ले रहे हैं। अब आगे हम लोग कार्बन के बारे में और एक्सप्लोर करेंगे। ठीक, सो कीप लर्निंग एंड डू वेल।